कभी सोचा है हमारे आसपास की हर चीज, ये हवा, ये पानी, यहाँ तक कि हम खुद आखिर बने किस चीज से हैं? इस एक सवाल का जवाब हमें एक इनक्रेडिबल सफर पर ले जाता है, एटम यानी परमाणु की दुनिया में। तो चलिए साइंस की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक को समझते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने साइंटिस्ट्स को सदियों तक परेशान किया। क्या एटम, जैसा कि डाल्टन ने कभी कहा था, सच में किसी भी चीज का वो सबसे छोटा टुकड़ा है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता? या फिर इसके अंदर भी कोई गहरा राज छुपा हुआ है? हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब एटम बस एक आइडिया था, मैटर की एक ऐसी पहेली जिसे कोई देख नहीं सकता था। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 19वीं सदी खत्म होते होते डाल्टन की जो सीधी सादी पिक्चर थी ना, उसमें दरारें पड़ने लगीं। अरे रोज की छोटी छोटी चीजें, जैसे सूखे बालों में कंघी घुमाओ तो वो कागज के टुकड़ों को खींच लेती है, ये सब इशारा कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। ये छोटे छोटे सुराग थे कि एटम को तोड़ा जा सकता है, कि उसके अंदर कुछ चार्ज वाले पार्टिकल्स छिपे हैं। और बस यही पता लगाना साइंस के लिए अगला सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। और यहीं से कहानी असल में मजेदार हो जाती है। साइंटिस्ट्स को पता चला कि एटम तो मंजिल है ही नहीं, अरे इसके अंदर तो एक पूरी की पूरी नई दुनिया बसी है, और भी छोटे छोटे कणों की, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो एटम के अंदर हमें मिलते हैं 3 मेन प्लेयर्स। सबसे पहले मैदान में उतरे जे थॉम्सन, जिन्होंने खोज निकाला नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को, एक बहुत ही हल्का पार्टिकल। फिर आए रदरफोर्ड, जिन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन का पता लगाया। और आखिर में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजा, जो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और मजे की बात यह है कि एटम का लगभग सारा का सारा वजन इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। अच्छा, तो एक सवाल दिमाग में आता है ना, अगर एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, तो फिर वो न्यूट्रल कैसे होता है? मतलब उस पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता? जवाब बहुत सिंपल है, बैलेंस। एक नॉर्मल एटम में जितने पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, ठीक उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और बस ये प्लस और माइनस एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स तो मिल गए, लेकिन असली पहेली तो अब शुरू हुई कि भाई ये सारे कण एटम के अंदर फिट कैसे होते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है। यहीं से हमारी साइंटिफिक जासूसी की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ एटम की तस्वीर कैसे बदलती चली गई। तो सबसे पहले आए जे थॉम्सन अपने फेमस वाटरमेलन मॉडल के साथ। उन्होंने सोचा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, बिल्कुल तरबूज के लाल वाले हिस्से की तरह, और इलेक्ट्रॉन उसमें बीजों की तरह यहाँ वहाँ धंसे हुए हैं। कितना सिंपल और बढ़िया आइडिया था ना? लेकिन साइंस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर आइडिया को टेस्ट किया जाता है। और जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने थॉम्सन के मॉडल को टेस्ट किया तो नतीजे हैरान करने वाले थे। जरा सोचिए, अगर एटम सच में तरबूज जैसा सॉलिड होता तो तेजी से आते अल्फा पार्टिकल्स उससे टकराकर रुक जाते या वापस आ जाते। पर हुआ क्या? ज्यादातर पार्टिकल्स सोने की पतली सी फॉइल से सीधे निकल गए, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। ये तो कुछ ऐसा था जैसे कोई तोप का गोला एक कागज के टुकड़े से आर पार निकल जाए। थॉम्सन का मॉडल ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस पहेली को सुलझाया रदरफोर्ड ने, और उनका जो नतीजा था वो रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने बताया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा असल में खाली है, हाँ, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा खाली। इसका सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा वजन सेंटर में एक बहुत ही छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक। और इलेक्ट्रॉन, वो इस नन्हे से न्यूक्लियस के चारों ओर उस विशाल खाली जगह में घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, नो डाउट, लेकिन इसने एक और मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, उस वक्त की फिजिक्स के हिसाब से जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसे लगातार एनर्जी छोड़नी चाहिए, और अगर वो एनर्जी खोता रहेगा तो वो धीरे धीरे घूमता हुआ एक स्पाइरल रास्ते पर चलकर न्यूक्लियस में धड़ाम गिर जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता था। तो फिर एटम स्टेबल हैं कैसे? इस लगभग नामुमकिन लगने वाली प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए नील्स बोर। उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड और सच कहें तो उस जमाने के लिए एक अजीब सा आइडिया सामने रखा।
उन्होंने कहा, क्या हो अगर फिजिक्स के पुराने नियम यहाँ काम ही ना करते हों? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं घूम सकते। वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स में ही चक्कर लगा सकते हैं, और जब तक वो इन स्पेशल रास्तों पर हैं वो कोई एनर्जी नहीं खोते। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो बोर का मॉडल कुछ ऐसा दिखता है। सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के, एल, एम जैसे अलग अलग फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में घूम रहे हैं। ये एक तरह से हमारे सोलर सिस्टम जैसा है, पर इसके अपने रूल्स हैं, और इन्हीं खास रूल्स ने एटम के स्टेबल होने की सबसे बड़ी मिस्ट्री को आखिरकार सुलझा दिया। तो अब जब हम एटम के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि यही स्ट्रक्चर अलग अलग एलिमेंट्स को, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन या सोना को, उनकी अपनी यूनिक पहचान कैसे देता है। किसी भी एलिमेंट की पहचान उसका आधार कार्ड है उसका एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर कुछ नहीं, बस न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की गिनती है। सिंपल। अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन है तो वो कार्बन है, बात खत्म। अगर 8 प्रोटॉन है तो वो ऑक्सीजन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन ही उसकी पहचान है। दूसरी इंपॉर्टेंट संख्या है मास नंबर। ये है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन तो न के बराबर होता है, इसलिए एटम का लगभग सारा वजन इसी नंबर से पता चलता है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन इन अलग अलग शेल्स में भरते कैसे हैं? इसके लिए भी नियम है। इसे बोरबरी स्कीम कहते हैं। सबसे अंदर वाला शेल यानी के शेल, उसमें बस 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाहर वाला एल शेल, उसमें 8 तक, और एम शेल में 18 तक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि सबसे बाहर वाले शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 8 का मतलब है स्टेबिलिटी, मतलब वो खुश है। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्बन को लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में कितने आएंगे? 2। अब कितने बचे? 4। तो वो जाएंगे दूसरे शेल में। हो गया कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब सोडियम को देखो। एटॉमिक नंबर 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, हो गए 10। दूसरा शेल अब फुल हो गया है। बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तीसरे शेल में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,8,1। सिंपल। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या एक ही एलिमेंट के, मान लीजिए कार्बन के, सारे एटम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं? आप सोचेंगे हाँ बिल्कुल, पर इसका जवाब है नहीं। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है आइसोटोप्स और आइसोबार्स जैसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स से। इन दोनों में फर्क समझना बहुत आसान है। आइसोटोप्स एक ही परिवार के भाई बहन जैसे हैं। एलिमेंट एक ही है, मतलब प्रोटॉन सेम है, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, जिससे उनका वजन बदल जाता है। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, दोनों हैं तो कार्बन ही। दूसरी तरफ है आइसोबार्स। ये अलग अलग परिवार के वो लोग हैं जिनका वजन एक जैसा है, मतलब ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं जिनका मास नंबर तो सेम है पर एटॉमिक नंबर अलग अलग, जैसे आर्गन और कैल्शियम। तो हमने एटम के स्ट्रक्चर, उसके पार्टिकल्स और अलग अलग मॉडल्स के बारे में इतना कुछ जान लिया, पर सवाल ये है कि तो क्या ये सब जानना जरूरी क्यों है? रियल वर्ल्ड में इसका क्या काम है? इसका सबसे बड़ा जवाब छुपा है वैलेंसी के कॉन्सेप्ट में। मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़ेगा, कैसे दोस्ती करेगा, ये सब कुछ उसके सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। और दोस्तों, यही वो नियम है जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री को चलाता है। पानी कैसे बनता है, नमक कैसे बनता है, यहाँ तक कि हमारे शरीर का डीएनए कैसे बना है, हर चीज का आधार यही है। और वो जो आइसोटोप्स थे, वो सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, उनके जबरदस्त रियल वर्ल्ड यूज हैं। कोबाल्ट 60 जैसा आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में जाने बचाता है। आयोडीन 131 का इस्तेमाल घेंगा यानी गॉइटर जैसी बीमारी के इलाज में होता है। मतलब ये नॉलेज सीधा सीधा हमारी हेल्थ पर असर डालती है। तो डाल्टन के उस छोटे से न टूटने वाले गोले से लेकर बोहर के फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स तक हमारी समझ ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। बोहर का मॉडल एक बहुत बड़ी जीत थी, पर साइंस की कहानी कभी खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि क्या एटम की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या ये तो बस एक और बड़े रहस्य की, एक और बड़ी कहानी की शुरुआत है। और यही सवाल हमें क्वांटम मैकेनिक्स की एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर ले आता है जो इससे भी कहीं ज्यादा अजीब और हैरान कर देने वाली है।